दोस्तों नमस्कार। सवाल एक अदद मंत्री का है या बात कुछ और है। धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, छात्र आंदोलन खत्म हो जाएगा, विपक्ष की समूची राजनीति ठहर जाएगी और सरकार दोबारा से पार्लियामेंट शुरू करेगी। पार्लियामेंट के भीतर वो तमाम बिल जो लाना चाहती है उसको लेकर वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो बात सिर्फ एक मंत्री की नहीं, यानी मसला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भर का नहीं है। सवाल तो यह है इस दौर में क्या क्या हुआ। 12 वर्षों में सबसे मुश्किल दौर इस वक्त सरकार के सामने है। वो छात्र आंदोलन की वजह से कहीं ज्यादा और मुश्किल हालात होते चले गए। लेकिन कई सवाल इस दौर में लगातार दिल्ली दरबार के सामने हैं और दिल्ली के भीतर की हलचल आने वाले वक्त की उस आहट को सुन पा रही है या फिर उस तूफान को वह देखने लगी है जिसमें कहीं उसकी अपनी सत्ता भी डोल ना जाए। यह सवाल कुछ ऐसा है जिसकी आहट अपने करीबियों को या फिर जिनके सहारे सरकार चल रही है उसे दी जाने लगी है। शरद पवार मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, उससे पहले वह जंतर मंतर गए थे। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। सामान्य तौर पर जब पार्लियामेंट चल रही होती है उससे हटकर बाकी दिनों में चंद्रबाबू नायडू जरूर आते हैं, लेकिन इस वक्त वो आए हैं। नीतीश कुमार पार्लियामेंट के भीतर दिखाई दिए। उनकी मुलाकात उपराष्ट्रपति से भी हुई और प्रधानमंत्री से भी बात हुई। इस दौर की परिस्थिति में वो कौन से सवाल थे जिसको लेकर बीजेपी के भीतर यह बात लगातार उठती रही कि जब टीएमसी टूटी, जब शिवसेना टूटी, तो उन टूटे हुए सांसदों को बीजेपी में शामिल क्यों नहीं किया गया? उनको एक अलग पार्टी के तौर पर स्थापित क्यों कर दिया गया? अगर वो शामिल हो जाते तो बीजेपी जो 240 सांसदों के साथ है, अल्पमत में है, वह एक झटके में खुद ही 272 के आंकड़े को छू सकती थी। लेकिन समर्थन बाहर से होगा, अपने तौर पर बीजेपी 240 ही रहेगी। यह माजरा है क्या? और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इतने प्रमुख एक झटके में कैसे हो गए? और देश भर के भीतर अलग अलग शहरों में जब छात्र आंदोलनरत हैं, उसी वक्त एक वीडियो खुद सोनम वांगचुक जारी करते हैं और कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूं, 25 दिन हो गए, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं अपना अनशन आज ही तोड़ दूंगा अगर यह भरोसा मिल जाए कि छात्रों पर अब कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें जेल में नहीं ठूसा जाएगा, यानी छात्रों के खिलाफ सरकार कार्रवाई ना करे, इसका भरोसा दे दीजिए, मैं तोड़ दूंगा अपना अनशन। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में कहीं जिक्र नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो छात्रों का जिक्र कर रहे हैं और समूचा विपक्ष और पार्लियामेंट के भीतर तो खुलकर कांग्रेस ने कह दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। जंतर मंतर पर बैठे छात्र भी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में, वो मुंबई हो, वो पटना हो, वो कोलकाता हो, वो बेंगलोर हो, वो हैदराबाद हो, तमाम जगहों पर छात्र सड़कों पर आए हैं। सबकी जुबान पर सवाल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक ने इस्तीफे का जिक्र नहीं किया और इन सब के बीच
दिल्ली दरबार के भीतर हाजिरी लगाते हुए नेता उस दिशा को तो नहीं इस दौर में समझने लगे हैं कि दरअसल सरकार की मुश्किल छात्र आंदोलन नहीं कुछ और है, और ये कुछ और की परिस्थिति क्या इस सरकार के गले की फांस बन चुकी है? वो कौन सा सवाल है जो सरकार को डरा रहा है कि अगर वो सत्ता में बरकरार रहती है और उसके जरिए देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल हो जाती है, एक झटके में तेल की कीमत 140 पार हो जाए, एक झटके में इस देश के भीतर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और क्राइसिस आ जाए, एक झटके में इस देश में न सिर्फ खाद बल्कि आईटी सेक्टर में भी हड़कंप मच जाए, एक झटके में इस देश के भीतर अभी तक जो सवाल रोजगार देने का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कहें इस देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में रोजगार ना दे पाने की स्थिति का जिक्र हो रहा था, वो कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में अगर देश को खड़ा कर दे तो जिम्मेदार होगा कौन? एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान के जरिए इस देश में रेंगने लगेगी। उसके बाद क्या होगा? हमें लगता है कि डर सरकार को किस बात का है, खौफ किस बात का है और कौन सी मंत्रणा सरकार के भीतर चल रही है, क्योंकि बैठकों के दौर में गृहमंत्री अमित शाह के साथ पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह बैठते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन बैठते हैं, इस दौर में पीयूष गोयल भी मुलाकात करते हैं, इस दौर में हर वो मंत्री मुलाकात करता है जो इस क्राइसिस के दौर में उसकी जरूरत है या फिर वो क्राइसिस को लेकर कहीं कोई रास्ता निकालने की स्थिति में आ पाएगा। ये क्राइसिस भी क्या है? हमें लगता है पहले चंद तस्वीरें देख लीजिए नेताओं के साथ मुलाकात की। शरद पवार की मुलाकात, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात, मराठा नेता मनोज जरांगे इन सब के बीच पहुंच जाते हैं जंतर मंतर। उद्धव ठाकरे दिल्ली में होते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए केजरीवाल निकल जाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर मंत्रणा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सब मिलकर उसके बाद सोनम वांगचुक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अस्पताल के दरवाजे से अंदर उनको जाने दिया नहीं जाता है, सभी धरने पर बैठ जाते हैं। उसी के 5 मिनट के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा अगर छात्रों को अब कोई कष्ट ना हो, उन्हें कष्ट ना दिया जाए, इसकी गारंटी सत्ता ले ले तो। हो सकता है अब कई सवाल आपके जहन में होंगे, आखिर सरकार एक आंदोलन को संभाल नहीं पाई या इस आंदोलन के जरिए सरकार ने उन मुद्दों को वाकई दबा दिया जहां पर सरकार फंसी हुई है? आप कहेंगे सरकार तो अयोध्या अपनी नैतिकता को खो चुकी है, जहां उसने दान पत्रों से डकैती हुई है वह भी प्रचारक स्वयंसेवकों के जरिए, नैतिकता तो खत्म हो गई, क्या उसे छुपाया गया? या फिर आपके जहन में यह भी सवाल होगा इस दौर में पाकिस्तान का जिक्र नहीं, एक अमेरिकी दबाव में समझौता पाकिस्तान से भी कहीं हो तो नहीं गया? यह भी कहेंगे कि चीन के ऊपर बढ़ती हुई निर्भरता ने भारत की पूरी इकोनॉमी को डगमगा दिया है, वो समझ नहीं पा रही है कि अब अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालें, व्यापार घाटा चरम पर है। और इन परिस्थितियों में छात्र आंदोलन ने भारत के भीतर एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर और एजुकेशन के साथ साथ परीक्षाओं के रिफॉर्म को लेकर भी बड़े बड़े सवाल दुनिया भर के मीडिया के साथ पूरी दुनिया को बतला दिए कि जिस देश के छात्र सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में जाते हैं, उस देश के भीतर की स्थिति नाजुक है। संभाला जा सकता है, संभल भी जा सकती है परिस्थितियां, लेकिन संकट क्या है? आज ही बकायदा एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, वाशिंगटन में कहा, भारत के साथ जल्द ही ट्रेड डील हो जाएगी। यह ट्रेड डील क्या सरकार के गले की फांस बन चुकी है?
क्योंकि अगर इससे पहले आप याद कीजिएगा तो दिल्ली में बैठे हुए अमेरिकी राजदूत ने भी जो संकेत दिए थे, उन्होंने कहा था हां 1-2 महीने में हो जाएगी, और उसके बाद यह माना गया था कि दरअसल अगस्त तक हो जाएगा। आज जो अमेरिकी अधिकारी का बयान आया उसमें 3 से 4 महीने यानी अक्टूबर-नवंबर तक की परिस्थिति है, और उसको लेकर जो रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स की हो या राइटर की रिपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट आई, उसमें है कि भारत को कुछ बातों को लेकर आपत्ति है, वो फिर से चीजों को नए सिरे से डील करना चाहता है। लेकिन यहां पर 2 सवाल और आकर खड़े हो गए। भारत क्या उस डील से बचना चाहता है या उस डील को पूरे तरीके से खारिज करेगा? क्या यही वो गले की फांस है जिसमें अमेरिका भारत के आंदोलन को भी देख रहा है, नजरें गड़ाए हुए है, और ट्रेड डील को लेकर भी वो चाहता है भारत उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दे? सरकार को क्या वाकई लगने लगा है कि अगर ट्रेड डील के कटघरे में फंस गए तो फिर राजनीति खत्म, और इस देश के भीतर जनता छात्रों के जरिए नहीं बल्कि जनता, हर क्षेत्र की जनता इस देश के इकोनॉमिक हालात को लेकर खड़ी हो जाएगी? यानी वो सवाल दूर की गोटी है कि इससे पहले इस देश ने मजदूरों का, किसानों का आंदोलन देखा है लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं देखा, तो वह भी खड़ा हो गया। या फिर अब डर इस बात का है चलिए इस आंदोलन को तो देखा परखा जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लिया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति हर की नजर उस डील को लेकर होगी, अमेरिकी दबाव को लेकर होगी, और अमेरिका कहीं इस पूरी प्रक्रिया में लगातार साथ तो नहीं है। दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी सक्रिय है क्या? जो जानकारी आती है उसमें विपक्ष की कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से एक संवाद भी हो रहा है, खास तौर से 2 पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र भी है। तो क्या सरकार इस दौर में बचना चाहती है उस हस्ताक्षर को लेकर जो हस्ताक्षर कोई दूसरा कर दे? प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, उस चेहरे पर ही पूरी बीजेपी टिकी है, संघ परिवार टिका है। अगर वो डगमगा गया तो उसके बाद बचेगा क्या? और सही मायने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मुश्किल हालात प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में आ चुके हैं। और एक संकेत आज राहुल गांधी ने बात बात में दिया जरूर। उन्होंने कहा कि तूफान तो आने वाला है, जिसका मैं जिक्र कई मौकों पर कर चुका हूं। वो जिक्र छात्रों के आंदोलन का कर रहे थे, छात्रों के मुश्किल हालातों का कर रहे थे, लेकिन एक रेफरेंस में उन्होंने ईरान युद्ध तक का जिक्र करते हुए कहा, क्या आपको लगता है युद्ध खत्म हो जाएगा तो वहां की परिस्थिति सब कुछ अनुकूल हो जाएगी, या उसके बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं वो किसी तूफान से कम नहीं होते? और भारत के भीतर भी अभी तूफान आया नहीं है, यह तूफान आ सकता है। That we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. राहुल गांधी जिस तूफान का अंदेशा दे रहे हैं उसके मतलब मायने क्या होंगे? सरकार की मुश्किल क्या सिर्फ ट्रेड डील को लेकर है, या सरकार इस देश में जो पूरी पूंजी पर कब्जा चाहती है और वो नहीं चाहती है कि विदेशी ताकतें भारत को प्रभावित करें, इसीलिए क्या इस पार्लियामेंट के सत्र में वह FCRA लेकर आ रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है उसको लेकर आ रही है, और उसको रोका जाए यह भी क्या सरकार पर दबाव है? क्योंकि FCRA बिल 2026 जो इस मानसून सत्र में ही रखा जाना है, उसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश के जितने NGO हैं, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, इनको जो विदेशी फंड या चंदा या कुछ भी पैसा मिलता है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण सख्त हो और पारदर्शी हो। और सख्त और पारदर्शी की स्थिति में जो संपत्ति होती है, जो विदेशी फंड के जरिए बनाई गई होती है, उस संपत्ति पर नियंत्रण चाहिए, जवाबदेही और पारदर्शिता चाहिए, और उसको लेकर जो दिया जाता है FCRA के लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वो लैप्स कर रहा हो तो फिर से उसको
दोबारा से रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कैसे नवीनीकरण या पंजीकरण होना है, उसको लेकर भी नए नियम कायदे होंगे। इस देश के भीतर एनजीओ या कहें ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का जिक्र करें तो हो सकता है पिछले दिनों सोनम वांगचुक को जब जेल में डाला गया और आरोप केंद्र सरकार ने उन पर देशद्रोह तक के लगा दिए और यह सवाल बड़ा हो गया, उस वक्त बकायदा बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर यह लगातार सवाल उठ रहे थे कि सोनम वांगचुक को विदेशी फंड मिल रहा है। और अब आप पूरी घड़ी की सुई को घुमाते हुए मौजूदा वक्त में अपने आप को लाकर खड़ा कीजिए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि इस दौर में सोनम वांगचुक एक झटके में दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद छात्रों के बीच वो बैठते हैं। छात्रों के बीच बैठने के बाद छात्र भावनात्मक तौर पर स्वतः स्फूर्त या कहीं इस देश के भीतर छात्रों के जो मुश्किल हालात है उसमें एक प्योरिटी है, लेकिन प्योरिटी जंतर मंतर पहुंचने वाले छात्रों के भीतर है। प्योरिटी इस देश के अलग अलग हिस्सों में मुश्किल हालात को भोग रहे छात्रों के अंदर है। इसीलिए तो इतनी बड़ी तादाद जंतर मंतर पर जमा है। लेकिन सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। जेपी नड्डा मेदांता में जाकर मुलाकात करते हैं। विपक्ष के किसी नेता को मिलने सोनम वांगचुक से अस्पताल में नहीं दिया जाता है। सोनम वांगचुक कहते हैं ठीक है, छात्रों पर कुछ ना हो तो मैं अनशन भी तोड़ देता हूं। यह सारी प्रक्रियाओं के बीच में अब नया सवाल यह भी है, क्या इस दौर में सरकार के सामने मुश्किल हालात FCRA है, यूएस के साथ ट्रेड डील है और उस ट्रेड डील का असर भारत की इकोनॉमी पर व्यापक पड़ जाएगा। जो चीन पर निर्भरता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात होंगे। जो भी उस दौर में सत्ता में होगा उसकी सत्ता की जमीन राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएगी। ये सारे मैसेजेस इस दौर में दिल्ली के भीतर लगातार गूंज रहे हैं। इसीलिए ये सवाल जंतर मंतर पर इसलिए जाकर खड़ा हो जा रहा है क्योंकि पहली बार हजारों हजार की तादाद में जिस तरीके से अपने मुश्किल हालातों को लेकर छात्र जंतर मंतर पहुंचे हैं वो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। और भारत इस वक्त एजुकेशन को लेकर केंद्र में है, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर बहस में है, FCRA कानून को लेकर भारत के भीतर और बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन विदेशी फंड के आश्रय काम करते हैं वह उस बहस को और तीखा बना रहे हैं। जरा जंतर मंतर पहले देख लीजिए। सुन लो 2 कंप्लेंट्स आए जो हमें बहुत बुरा लगा जब सोनम जी ने पढ़ा, उनको भी। जाहिर है जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं, छात्रों की इतनी बड़ी तादाद इससे पहले कभी नहीं रही, लेकिन निगाहों में तो वो सरकार के हैं। CCTV कैमरे हर जगह लगे हैं, कैमरों में कैद हर चीज को किया जा रहा है। यानी सरकार जब चाहेगी तब कोई भी कार्रवाई कर सकती है। सवाल उसके आगे का है कि देश के भीतर की राजनीति में सत्ता पर विराजमान बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जितना लाभालाभ पा रहे हैं उतना लाभालाभ कोई दूसरा शख्स अगर प्रधानमंत्री बन जाए नहीं दे सकता है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू को ऑफर हो जाए कि वही प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या वो तैयार होंगे? या एक नई परिस्थिति के भीतर अगर आप विपक्ष के भीतर टकराव भी देख रहे हैं तो देश की अंदरूनी राजनीति का एक हिस्सा है। अखिलेश यादव लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ होगी। दोनों के सामने इस वक्त चुनाव खड़ा है। पंजाब में कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी को लड़ाई लड़नी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर अलग अलग राह पर अकेले निकल पड़ी तो फिर मुश्किल दोनों के लिए। इसीलिए दोनों साथ रहें और छत्रपों की तमाम परिस्थितियां अलग अलग जगह में जो होते होते ममता बनर्जी की हुई उससे दोनों घबराए भी हुए हैं। यानी अपने राजनीति
और राजनीतिक अस्तित्व को लेकर एक लड़ाई इस छात्र आंदोलन के जरिए छत्रपों के भीतर है। इसीलिए तो जो उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर निकलते नहीं थे, वो दिल्ली आकर किसी तरीके से मंच पर दीपिका के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से झगड़ा कर कर उद्धव ठाकरे को साथ में बैठाकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आज पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस से भी ये कहते हुए भिड़ जाती है, लगता है जैसे बीजेपी कांग्रेस में डील हो गई हो, हमारी बात भी तो सुना कीजिए स्पीकर महोदय। और इस अंदरूनी या देसी राजनीति के भीतर का सच भी यही है कि यह भी तो सत्ता की निगाहों में है। जब तमाम क्षत्रप महारथियों को बीजेपी ने खत्म कर दिया तो उसके बाद किसकी क्या हैसियत। लेकिन अगला सवाल शायद उस इकोनॉमी का है, उस ट्रेड डील का है, उस एफसीआरए का है, उस विदेशी फंड का है जिसको लेकर सरकार डरी हुई है। वो जानती है कि परिस्थिति देश के भीतर तो वो कब्जे में कर लेगी, सीसीटीवी कैमरे में कैद करके कार्रवाई भी कर देगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो क्या करेगी। देश के भीतर हर फाइनेंस उसकी मुट्ठी में है। एक पैसा भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बिना बीजेपी या कहीं सरकार की इजाजत के बगैर जा नहीं सकता है। और नोटबंदी के बाद से हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस परिस्थिति को देख लिया, समझ लिया। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट कम होते चले गए, प्रतिस्पर्धा खत्म होती चली गई। जिन कॉरपोरेट के आश्रय सत्ता अपने पॉलिटिकल फंडिंग को चलाती है, पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय जिन कॉरपोरेट्स का विस्तार करती है, वह भी तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तब अगला सवाल यह है, इसीलिए क्या शायद इस दौर में दिल्ली दरबार के भीतर की धड़कनें उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच जाकर फंस तो नहीं गई है कि अगर इस दौर में बीजेपी या संघ के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं होंगे तो यह ढह के गिर जाएगी और विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी देश के साथ किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनने के लिए हस्ताक्षर के लिए तैयार होगा। देश की आर्थिक परिस्थितियां कुछ भी तो हो सकता है अब आपके जहन में यह सवाल हो, क्या इस दौर में कोई बड़ा घटनाक्रम आप दिल्ली दरबार में देख रहे हैं या आपको इसका एहसास हो चला है। क्योंकि देश की राजनीति पर तो कब्जा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर के घटनाक्रम और उसमें भी अमेरिका, उस पर भारत या कहें प्रधानमंत्री मोदी भी नतमस्तक हैं और वह अपने तौर पर कितना समझौता परस्त हो चुके हैं, इसका जिक्र बार बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर चुके हैं। लेकिन एक क्षण के लिए फिर सोचिए, अगर परिस्थितियां ऐसी आ चुकी है या आने वाली है जिसकी आहट शुरू हो चुकी है, तो क्या विपक्ष चूकेगा? क्या सत्ता पीछे हट जाएगी या फिर एक नए समझौते के तहत एक नई गुलामी की दिशा में देश बढ़ जाएगा? और हर हाल में बढ़ेगा। उसमें कौन पॉलिटिशियन, कौन पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पार्टी किस तरीके से किस समझौते को करेगी? क्या वो सिर्फ इस देश की तमाम परिस्थितियों को अपने अनुकूल चाहती है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली दरबार के भीतर हलचल मचाए हुए हैं। घटनाक्रम तेजी से चल रहे हैं और ये तमाम चीजें जिस रफ्तार को पकड़े हुए है, वो ट्रेड डील को लेकर 3-4 महीने इंतजार कर सकती है, लेकिन ये परिस्थितियां 3-4 महीने की नहीं, 10-15 दिनों के भीतर की ही है। इंतजार कीजिए। छात्रों के संकट, विपक्ष का उफान, छत्रपों की अपनी राजनीतिक जमीन और देश की इकोनॉमी का बंटा धार और विदेशी परिस्थितियों को लेकर लगातार उठते सवाल, निकलेगा क्या? इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।